जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज एक न्यूज आर्टिकल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद रिगार्ड्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और जो एशिया के जो दो महाशक्तियां हैं, उभरती हुई महाशक्तियां अगर हम जिसको बोले, एक भारत और एक चीन, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, आपको ये बात समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कि पहलगाम अटैक होने के बाद भारत ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन सिंदूर में, ये बात हमको भी पता थी, आपको भी ये बात पता है। और ये बात अगर जब हमारे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो उसी तरह हमारे डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम भारत ऑपरेशन सिंदूर जब हमने परफॉर्म किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो सिर्फ उस टाइम पाकिस्तान अकेला नहीं था लड़ने वाला हमसे। पाकिस्तान के साथ दो नेशन और जुड़े हुए थे। कौन कौन से दो नेशन थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे? एक तरफ चाइना, एज यूजुअल आपको भी ये बात पता है, चाइना ने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान के साथ शेयर करी। चाइना ने अपने सोर्सेस जो थे वो पाकिस्तान को दिए, और जो शाहीन और भी पता नहीं क्या क्या मिसाइलें बनाई हुई है अपना पेंट करके पाकिस्तान ने, चाइना की ये मिसाइलें हैं सारी। यहां तक दिल्ली पे भी अटैक किया, वो तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके सिरसा में रोक लिया था। दूसरा हमारा जिसने पाकिस्तान का साथ दिया वो था टर्की। टर्की ने हमने जब टर्की में भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त परफॉर्म किया था। तो हमारी सरकार और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को लगा कि शायद टर्की में अब थोड़ा सा चेंज आएगा, बट एज अ मुस्लिम कंट्री टर्की भी पाकिस्तान के सपोर्ट में ही हमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम दिखा। ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स हो गए या फिर जो ड्रोन को ऑपरेट करते हैं वो भी प्रोवाइड करे। बात ये होती है दोस्तों, जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर किया, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उन्होंने भारत को एज अ थ्रेट मानते हुए अपने आप को प्रमोशन दिलवा दी। क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, आप 1947 जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से आप देखेंगे कि पाकिस्तान हाफ ऑफ द टाइम मिलिट्री बूट के अंदर रहा है। पाकिस्तान आज तक पाकिस्तान में जो इलेक्टेड पीएम है वो आज तक अपना एक टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वही बात चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, चाइना में भी वन पार्टी रूल रहा है हमेशा। 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस गेन हुई, वन कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे आई, और चाइना में भी वन पार्टी रूल रहा है। तो शी जिनपिंग जो है इस टाइम जो करंट चाइना के जो प्रेसिडेंट है, वो भी यही बात भारत को एज अ थ्रेट करके अपनी पोजीशनिंग जो है अपनी सिक्योर करते हैं। जैसे पाकिस्तान, आसिम मुनीर पाकिस्तान के अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फील्ड मार्शल बना लिया, वैसे ही शी जिनपिंग ने 2020 में डोकलाम, गलवान वैली क्लैशेस, या फिर तवांग हो गया, या फिर कभी कभार ताइवान को धमकी दे देना। जैसे अभी रिसेंटली फिर से ताइवान को धमकी दी थी कि हम इन्वेड कर देंगे अगर यूएस ताइवान को बचाने आया। तो यूएस ने भी वहां से धमकी दी थी कि हम अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो ये यूएस पे अटैक माना जाएगा। और भी ऐसे क्लैशेस या फिर और भी ऐसी बातें चाइना आए दिन करता रहता है। तो बात ये होती है कि जब कोई देश वॉर में उतरता है या किसी उतरता है तो उसकी जो पीछे जो उसके सिविलियंस हैं या फौजी हैं या फिर उसकी जो गवर्नेंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। जो हर केस चाहे इंडिया में हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ था। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये न्यूज रिपोर्ट्स बाहर निकलती हुई दिख रही है कि जो बीजिंग है उसमें इंस्टेबिलिटी हमें को देखने को मिल रही है। शी जिनपिंग का ब्रिक्स नेशन की समिट जो भी हुई ब्राजील में, उसमें ना जाना, उसके बाद G20 की जो मीटिंग हुई उसमें शी जिनपिंग का अवेलेबल ना होना, या फिर ट्रम्प का जो ओथ सेरेमनी थी, जब ट्रम्प एज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ओथ ले रहे थे, तब भी शी जिनपिंग हमको कहीं नजर नहीं आए।
गए नहीं, या फिर किसी ने जाने नहीं दिया, या फिर पावर शिफ्ट हो रही है, वी माइट नेवर नो दैट, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है चाइना, वन पार्टी रूल है। अब चाइना भी जैसे यही टैक्टिक्स यूज कर रहा है कि भारत को, जैसे शी जिनपिंग, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शी जिनपिंग ने भी गलवान, तवांग हो गया, या फिर डोकलाम में क्लैशेस करे टू स्ट्रेंथन इस पोजीशन। सेम स्ट्रेटेजी फिर से एक बार शी जिनपिंग ने यूज करी है कि भारत के जो 300 से ज्यादा जो वर्कर्स है, चाइनीज वर्कर्स, जो इंडिया की फॉक्सकॉन इंडिया कंपनी में काम करते हैं, एज प्रोवाइड करते हैं अपनी इंटेलिजेंस, उनको बीजिंग वापस बुला लिया। क्यों बुलाया? क्योंकि भारत अब आईफोन्स का एक मेजर एक्सपोर्टर बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। एप्पल कंपनी जो कि फॉक्सकॉन जो इंडिया में बनाती है एप्पल प्रोडक्ट्स, उसने भी ये बात क्लियर किया कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2026 इंडिया विल प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आईफोन्स एंड आईपैड्स। तो बात यही है कि चाइना को अब ये बात खटक रही है कि जो देश जिसको हम सबसे इंफीरियर मानते हैं, जो देश जिसका हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, वो देश आखिरकार इतनी तरक्की कैसे करता हुआ नजर आ रहा है। तो यही बात चाइना को गले से हल उतर नहीं रही कि जो देश जिसको हमने सोचा कि ये तो एप्पल कभी बना ही नहीं पाएगा, वो देश आज मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल जो चाइना के पास है वो शिफ्ट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और एप्पल कंपनी अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी एक माना जाता है। अगर आपके देश में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो यही बात कि एप्पल कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो दुनिया में ग्लोबली इंफॉर्मेशन जाती है, या ग्लोबली आपका स्टेटस बढ़ता है कि अच्छा आपके उसमें एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यानी आपका देश इतना कैपेबल है, या फिर इतना आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इतनी आपके पास स्किल्ड लेबर है। यही बात चाइना को अब वो हो रही है, और भारत इसमें क्या आगे रिस्पॉन्ड करता है ये हमें देखने वाली